Hello everyone, welcome to online portal of the engineers. Dear student, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो उस सीरीज में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैस वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करते हैं और जिसमें गैस वेल्डिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए एसएससी जेई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू गैस वेल्डिंग, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जेई से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गेट और ईएस से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले गैस वेल्डिंग से रिलेटेड जेई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय। इसका मतलब ये कह रहा है ग्रे कास्ट आयरन को यूजुअली मतलब सामान्यतः वेल्डेड बाय यानी कि वेल्डिंग किया जाता है। तो मैंने आपको लेक्चर के समय बताया था कि ग्रे कास्ट आयरन हो या कास्ट आयरन हो, उसकी सबसे सुटेबल वेल्डिंग आपकी गैस वेल्डिंग के थ्रू होती है। ये मैंने गैस वेल्डिंग के लेक्चर में आपको बताया था। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या एक हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड के साथ साथ ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए इस मेटल को हम केवल गैस वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका दिया है गैस वेल्डिंग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा इनकरेक्ट है, आर्क भी इनकरेक्ट है और टीआईजी भी इनकरेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ आया था। ये क्वेश्चन आपका विजाग 2017 में, विजाग स्टील का 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और उत्तराखंड जेई 2013 में आया था और आरआरबी जेई 2015 में आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 जगह आया था और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है फॉर वेल्डिंग मेटल लेस देन 5 mm थिकनेस फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग यूज। ये कह रहा है 5 mm से पतली अगर हमारी सीट हो तो हम कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, 2 टेक्निक बताई थी, एक 4 हैंड टेक्निक और एक बैक हैंड टेक्निक। दोनों टेक्निक में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इसमें थिकनेस के बारे में देखिए, इसमें थिकनेस के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, या हो सकता है ना भी किया हो। तो 5 mm से कम जब प्लेट थिकनेस होती है तो हम गैस वेल्डिंग में 4 हैंड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, और 5 mm से ज़्यादा थिकनेस हमारी होती है तो हम गैस वेल्डिंग में बैक हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 5 mm से कम थिकनेस होगी तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग टेक्निक राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर यूज करेंगे। और अगर 5 mm से ज़्यादा मोटी प्लेट होगी तो उस समय वेल्डिंग टेक्निक हमारी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर चलेगी। जब हम राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में वेल्डिंग करते हैं तो उसे हम 4 हैंड वेल्डिंग टेक्निक बोलते हैं, और जब लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक बोलते हैं। 4 हैंड में हमारा क्या होता था, वर्कपीस प्री हीट होता था, और बैक हैंड में हमारा क्या होता था, वेल्डिंग बीड प्री हीट होता था। तो इसीलिए जब वर्कपीस प्री हीट होता है तो 5 mm से कम के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये ऑप्शन ए दिया था 4 हैंड वेल्डिंग, ऑप्शन बी दिया था बैक हैंड, तो 4 हैंड हमारा सही हो जाएगा। अगले ये क्वेश्चन देखिए, विजाग 2017, विजाग स्टील 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड। देखिए मैंने आपको 3 तरीके की फ्लेम बताई थी, मैंने आपको 3 तरीके की फ्लेम बताई थी गैस वेल्डिंग में। पहली कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से भी जानते हैं, दूसरी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और तीसरी न्यूट्रल फ्लेम। पहली हमारी थी कार्बोराइजिंग फ्लेम और दूसरी हमारी थी न्यूट्रल फ्लेम और थर्ड हमारी थी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग हम किसके लिए करते थे, तो जब हमें क्या होता था, स्टील की वेल्डिंग करनी होती थी, एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी होती थी या निकिल की वेल्डिंग करनी होती थी। एल्युमिनियम, निकिल, मोनल मेटल, इस तरीके के मटेरियल की वेल्डिंग करनी होती थी तो हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करते थे, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज कम होता था, ऑक्सीजन का रेशियो कम रखते थे। मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो हम कितना रखते थे, रेशियो देखिए ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, इसके लिए हमारा होता था 0.9:1। और अगर ये न्यूट्रल फ्लेम होता था तो ये रेशियो होता था 1:1। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता था तो ये रेशियो हो जाता था 1.5:1। तो इस तरीके से 3 तरीके का हमारा ये होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो। उन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग इनका हम डिसाइड करते हैं कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग। न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, स्टील, एलॉय स्टील, ऐसा। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जैसे हमारा ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गए, तो इस तरीके के मेटल के लिए। तो इसमें देखिए कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए दिया था स्टील, स्टील के लिए नहीं करेंगे, स्टील के लिए हम किसका, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग का करेंगे। कॉपर एंड ब्रास, कॉपर एंड ब्रास के लिए भी हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करेंगे। फिर कह रहा है एल्युमिनियम, निकिल, मोनल मेटल, तो ये हमारा बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करेंगे तो ये एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो इस तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2017 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप देखते जाइए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है द मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। तो मैंने आपको लेक्चर के समय अच्छे से बताया था कि गैस वेल्डिंग में 3 तरीके की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग। सबसे अधिक फ्लेम हमारी जो यूज की जाती है वो न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग हम लोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग आर न्यूट्रल फ्लेम। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए देखिए न्यूट्रल फ्लेम दिया है, यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी आल मतलब तीनों दिया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए SSC JEE 2017 में ही आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, ये कह रहा है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो देखिए कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए हमने कितना बताया था, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेशियो 0.9:1। मतलब 1 kg एसिटिलीन को बर्न करने के लिए 0.9 kg ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं। किसके लिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए। और न्यूट्रल फ्लेम के लिए 1 kg एसिटिलीन को बर्न करने के लिए 1 kg ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए 1 kg एसिटिलीन को बर्न करने के लिए
1.5 kg ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन एक बात और मैंने नोट करके बताई थी कि इसमें भी पूरा फुल कंबस्टन नहीं होता है एसिटिलीन का। 1.5 kg ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, फिर भी एसिटिलीन का फुल कंबस्टन नहीं होता है। अगर हम 1.5 की बजाय 2.5 kg यूज कर लें, 2.5 kg ऑक्सीजन यूज कर लें, तो 1 kg एसिटिलीन का ये फुल कंबस्टन हो जाता है। ये भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, है ना। 1 kg एसिटिलीन को फुल कंबस्टन कराने के लिए 2.5 kg ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। फिलहाल यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए पूछा था, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम, ये दिया 0.5:1, फिर दिया 0.9:1, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका देखिए कहाँ पे आया है, एसएससी जेईई 2017 में ये क्वेश्चन फिर से देखिए। एसएससी जेईई 2017 में 1, 2, 3 क्वेश्चन लगातार गैस वेल्डिंग से ही आ गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन न्यूट्रल फ्लेम। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो न्यूट्रल फ्लेम के लिए कितना बताया था स्टूडेंट, 1:1, 1:1। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए था 2:1 रॉन्ग, ऑप्शन बी था 1:2 रॉन्ग, ऑप्शन सी है 1:1, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2009 में आया था और यूपीआरबीयूएनएल 2016 में 2 बार ये क्वेश्चन आया था। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन 2 बार रिपीट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग। तो हम जानते हैं गैस वेल्डिंग में हम फ्यूल का कौन से फ्यूल का यूज करते हैं जनरली, तो जनरली यहाँ पे देखिए एसिटिलीन का यूज करते हैं, और इस एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, एथेन होता है। एथेन, ETHYNE, एथेन होता है। ये एसिटिलीन को हम लोग एथेन के अनदर नाम एथेन होता है। तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग। ऑप्शन ए दिया था एथेन, एथेन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी हीलियम, रॉन्ग आंसर। हीलियम इज ए इनर्ट गैस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए हेल्पिंग बर्निंग गैस। ये क्वेश्चन आपका बिहार जेईई 2016 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखिए मैंने एक केवल इतनी लाइन यहाँ पे लिखी है और अभी तक लगभग कई क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते जा रहे हैं, है ना। तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हमारा जो 3 तरीके की फ्लेम होती है, उनमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होता है। और टेम्परेचर भी याद रखिएगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, 2900 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल फ्लेम का कितना होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कितना होता है, 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर भी याद रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो कितना होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखिए कितना हमने लिखा था, 1.5:1। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1.5:1। एसएससी जेईई 2007 में आसान सा क्वेश्चन आया था। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन गैस वेल्डिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज्ड फॉर ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया इसी फ्लेम से। तो हमने आपको बताया था जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं तो ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के मेटल की वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें यही पूछा है इन गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग में फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम, निम्न प्रकार की फ्लेम इज यूज की जाती है ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड के मेटल की वेल्डिंग के लिए। ऑप्शन ए दिया था न्यूट्रल फ्लेम, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग फ्लेम, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग का ही दूसरा नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस तरीके से सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जेईई 2013 में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये कह रहा है इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट। तो गैस वेल्डिंग में मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कहाँ पर बनता है? तो अब देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट को हटा दे रहे हैं, हालांकि अभी और आएगा। फिलहाल आपको याद हो जाना चाहिए इनका रेशियो और टेम्परेचर। चलिए, गैस वेल्डिंग में जो हम लोग वेल्डिंग से ऐसे देखें, जो फ्लेम हमारी निकलती है इस तरीके की, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। एक होती थी इनर ल्यूमिनस कोन, एक होती थी इंटरमीडिएट कोन और ये होती थी आउटर कोन। इसका टेम्परेचर होता था लगभग 3200 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2900 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूट्रल फ्लेम के लिए 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका फ्लेम टेम्परेचर होता है 2200 के अप्रॉक्स या 2300 या 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर होता है 1250 से 1300 या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा इनर ल्यूमिनस कोन का होता है। इसका नाम होता है इनर ल्यूमिनस कोन, इंटरमीडिएट कोन एंड आउटर इन्वॉल्व, इस तरीके से इसका नाम होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट। ऑप्शन ए कह रहा था इनर ल्यूमिनस कोन, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से इनर ल्यूमिनस कोन जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी था आउटर कोन, रॉन्ग। ऑप्शन सी था नेक्स्ट टू इनर, नेक्स्ट टू इनर मतलब इंटरमीडिएट कोन की बात कर रहा है, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है टिप ऑफ फ्लेम, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। टिप ऑफ फ्लेम का मतलब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर ये जनरेट होगा, क्योंकि टिप ऑफ फ्लेम तो थोड़ा सा आगे प्रेशर होता है ना, प्रेशर से उसे आगे ढकेलती रहती है फ्लेम, जिससे टिप आपकी मेल्ट ना होने पाए। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका IOF 2014 मतलब इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में आया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में क्या होता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर इज अप्लाइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रेशर का अप्लाई हम नहीं करते हैं, केवल फिलर रॉड का उपयोग करते हैं, वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो प्रेशर का उपयोग हम नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है फिलर मेटल अप्लाइड, तो दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ का मतलब क्या प्रेशर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज, गलत, क्योंकि हम फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी।
ये क्वेश्चन आपका DMRC JEE 2013 दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए ये कह रहा है जनरली यूज्ड फ्यूल इन गैस वेल्डिंग। फिर वही बात कर दिया जो पहले क्वेश्चन में आया हुआ था। तो हम कौन से फ्यूल का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन फ्यूल का उपयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम एथेन होता है। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन नो, कार्बन डाइऑक्साइड नो, यहाँ सी ऑप्शन देखिए एसिटिलीन, तो यस द करेक्ट आंसर इज एसिटिलीन। लास्ट ऑप्शन दिया था हीलियम, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। ये क्वेश्चन SSC JEE 2014 में आया था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो गैस वेल्डिंग है, सिंपल सी बात है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कहाँ पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 2015 में पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आर्क वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हमारी गैस वेल्डिंग की कैटेगरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट कितने आसान से क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपको तभी आसान लगेंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर गैस वेल्डिंग से रिलेटेड पूरा अच्छे से देख लेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से 1 बाय 1 खुद सॉल्व होने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 ये कह रहा है एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर। तो जो एसिटिलीन गैस हमारी होती है वो सिलेंडर में किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? तो लिक्विड फॉर्म में स्टोर्ड होती है। जैसे LPG होती है, जब सिलेंडर में स्टोर करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन बाहर निकलती है तो गैसियस फॉर्म में, है ना। क्योंकि हाई प्रेशर से हम उसको क्या करते हैं, नोजल से गुजारते हैं तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हमारे किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? लिक्विड फॉर्म में स्टोर्ड होती है। ऑप्शन ए दिया था सॉलिड फॉर्म, रॉन्ग। ऑप्शन बी दिया था लिक्विड फॉर्म, इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑप्शन सी दिया था गैसियस फॉर्म और ऑप्शन डी दिया था मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसा कुछ नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और किसके साथ मिक्स करके हम लोग उसको स्टोर करते हैं? तो आपको मैंने बताया था एसीटोन। एसीटोन के साथ हम मिक्स कर देते हैं एसिटिलीन को, दोनों लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। एसीटोन क्या होता है? 25 टाइम्स, 25 गुना एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में एसिटिलीन को, हाई प्रेशर एसिटिलीन को हम सिलेंडर में स्टोर कर सकें, ताकि एसिटिलीन हमारी क्या विस्फोट ना करे। ये रीजन होता है। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 2015 में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्चन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। फिर देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कभी कभी स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है ऑक्सी एसिटिलीन की बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं 1.5 रेशियो 1 लगाकर चले आते हैं। जबकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्चन। देखिए यहाँ इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कंप्लीट कंबस्चन, मतलब फुल कंबस्चन के लिए अगर 1 यूनिट एसिटिलीन हो, 1 यूनिट का मतलब 1 kg ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 ग्राम ले लीजिए, है ना। तो उसे बर्न करने के लिए, कंप्लीट कंबस्चन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ, कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी? तो मैंने आपको बताया था 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.5 टाइम्स। ये क्वेश्चन भी RRB JEE 2015 में आया था। अब अलग अलग बोर्ड में आए थे। RRB JEE के 17-18 बोर्ड हैं,
ना, तो उन सब बोर्ड में अलग अलग बोर्ड में आते रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए 17 कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन reducing flame is used while carrying out the welding on। अब यहाँ देखिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में रिड्यूसिंग फ्लेम का उपयोग हम करेंगे जब, रिड्यूसिंग मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करेंगे। ये कह रहा इज यूज्ड व्हाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग, तो किसका किसका करेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी दिया है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी दिया है ग्रे कास्ट आयरन एंड ऑप्शन डी दिया है एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील और ग्रे कास्ट आयरन, देखिए ग्रे कास्ट आयरन के लिए हम लोग किस फ्लेम का उपयोग करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। एलॉय स्टील और हाई कार्बन स्टील के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। देखिए जब एलॉय स्टील की बात करेगा तो यहाँ पर हम लोग उपयोग कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, और यहाँ पे देखिए कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है हाई कार्बन स्टील, तो इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम का उपयोग करेंगे, नहीं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन के लेयर बनाने लगेंगे। नो, रॉन्ग, इसका भी उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन के ज़्यादा कंटेंट उससे रिएक्ट करने लगेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी। तो हम रिड्यूसिंग फ्लेम में किसका उपयोग करेंगे, माइल्ड स्टील। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइल्ड स्टील। इस तरीके से आरआरबी जेईई 2015 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18 आपका क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है द एसिटिलीन सिलेंडर इज filled with a material saturated with, तो किसके साथ सेचुरेट कराया जाता है, हमने आपको बताया एसीटोन के साथ, एसिटिलीन को एसीटोन के साथ सेचुरेट कराया जाता है। 25 गुना ज़्यादा एसिटिलीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यही कह रहा है द एसिटिलीन सिलेंडर इज फिल्ड विथ ए मटेरियल सेचुरेटेड, जो सेचुरेटेड होगा वो कौन सा मटेरियल होगा। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बाइड, रॉन्ग। कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या बनाते हैं, एसिटिलीन गैस बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब हमारे पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में हम कैल्शियम कार्बाइड को रख कर डिप करा देते हैं वाटर से, तो वहाँ पर वो टूट कर कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट होने लगता है। फिर देखिए ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसीटोन। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कह रहा है फॉर गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के लिए द प्रेशर डिजायर्ड एट द वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन। तो देखिए जितना ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर होता है वही प्रेशर आपके वेल्डिंग टॉर्च के टिप पर होता है। तो हमने सिलेंडर प्रेशर आपको कितना बताया था, 70 से 280 ऐसे बताया था। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 70 से 280 हमने बताया था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बताया था, या 250 भी हो सकता है, 250 भी आपका दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखिए 7 से 113 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रॉन्ग। ऑप्शन बी दिया है 70 से 208, ये 208 नहीं 280 होता है ना, 280 होता है, 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी जेईई 2015 में आया था। तो इस तरीके से अभी हमने इतने क्वेश्चंस को किए जो जेईई के एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अभी और हम लोग क्वेश्चन करते हैं जेईई से रिलेटेड, फिर और गेट और ईएस से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ गेट और ईएस से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने गैस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पर आए हुए। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एसएससी जेईई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस करवाए जो हमारा किस पे बेस था, गैस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पे। तो अब हम लोग एसएससी जेईई के बाद आईईएस के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग गेट के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए पहले ईएस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने 19 तक कर लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इन एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज सेम। तो इसका मतलब देखिए ये कह रहा है C2H2, ऐसे देखिए ऑक्सीजन रेशियो C2H2, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है 1.5 रेशियो 1 होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा ग्रेटर होता है एसिटिलीन से, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन एसिटिलीन। तो यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज सेम। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सेम नहीं होता है। सेम किस में होता है, न्यूट्रल फ्लेम में होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सीजन गैस इज ग्रेटर देन एसिटिलीन गैस। तो देखिए बिल्कुल है, ऑक्सीजन गैस क्या है, ग्रेटर है एसिटिलीन गैस से। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलिए डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है इन ज्वाइनिंग ब्रास मेटल, अच्छा ब्रास, ब्रॉन और गोल्ड के मेटल के ज्वाइन के लिए हम लोग कौन सी फ्लेम का यूज करते थे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते थे। तो देखिए क्या पूछना चाह रहा है, इन ज्वाइनिंग ब्रास मेटल बाई गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के माध्यम से अगर हमें ब्रास मेटल की वेल्डिंग करनी हो तो कह रहा है द फ्लेम एडजस्टमेंट शुड लाई सच एज। तो कौन सी फ्लेम को हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो हमने बताया है आपको ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो या गोल्ड हो, ऐसे मेटल की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया था रिड्यूसिंग फ्लेम, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया था एन ऑक्सीडाइजिंग वन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग हम करते हैं। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 फिलर मेटल इज यूज्ड इन, किस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम लोग करेंगे। ये कह रहा है सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। तो देखिए सीम, स्पॉट और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग हम लोग करते हैं, और गैस वेल्डिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए यही पूछा हुआ था, जब हम लोग सीम वेल्डिंग की बात करते थे, एक वर्कपीस ऐसा होता था, दूसरा इसके ऊपर ओवरलैप होता था, एक रोलर, ऐसे सिलेंड्रिकल रोलर होते थे और इनको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते थे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस होता था, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पॉट ऐसे बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनेगा तो सीम वेल्डिंग होगी। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। इसी तरीके से
स्पॉट वेल्डिंग में यहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड यूज होगा। और इसी तरीके से देखिए सीम, स्पॉट एंड बट प्रोजेक्शन में यहाँ पे प्रोजेक्शन ऐसे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 और एसएससी जेईई 2012 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में फॉर कंप्लीट कंबस्चन, अगर हमें कंप्लीट कंबस्चन कराना हो, देखिए फिर शब्दों को पकड़िएगा जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आया हुआ था एसएससी जेईई में, फॉर कंप्लीट कंबस्चन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन, मतलब 1 kg एसिटिलीन को कंप्लीट कंबस्चन करने के लिए 2.5 kg ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिक्वायर्ड होगा। ये रिक्वायर्ड होगा 2.5, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए कहाँ पे आया हुआ था, IES 1998 में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन reducing flame is used while carrying out the welding on, कह रहा है हम reducing flame का उपयोग करते हैं कब, किस मेटल के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रे कास्ट आयरन। तो देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहा है, ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग किस फ्लेम से करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम के थ्रू ग्रे कास्ट आयरन को करते हैं। और एलॉय स्टील को हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के थ्रू करते हैं। और उसके बाद ये आल कह रहा, तो आल तो गलत हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। जैसे हाई कार्बन स्टील की बात कर दिया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से कार्बन के रिएक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए रिड्यूसिंग फ्लेम का उपयोग कर लेते हैं हाई कार्बन स्टील के मेटल की वेल्डिंग के लिए। ये क्वेश्चन आपका IES 2001 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड। देखिए इसको इससे कनेक्ट करा दीजिए। तो ग्रे कास्ट आयरन को मैंने किस वेल्डिंग के थ्रू बताया था, गैस वेल्डिंग के थ्रू। और गैस में कौन सी वेल्डिंग के थ्रू बताया था, न्यूट्रल फ्लेम के थ्रू। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या पूछा है, ये यही पूछा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके माध्यम से ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है सामान्यतः, यूजुअली मीन्स सामान्यतः। तो TIG के थ्रू नहीं किया जाता है, MIG के थ्रू भी नहीं किया जाता है, गैस वेल्डिंग के थ्रू हमारा किया जाता है, आर्क वेल्डिंग भी नहीं करता है। मैंने आपको आर्क वेल्डिंग के समय ही बताया था, कास्ट आयरन की वेल्डिंग केवल और केवल गैस के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज फॉर न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो न्यूट्रल फ्लेम के लिए क्या होगा, 1:1, 1:1। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, 2:1 है।
ऑप्शन बी रॉन्ग, 1:2 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1:1 फॉर न्यूट्रल फ्लेम। ये क्वेश्चन IES 2010 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, देखिए इसके स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन दिया गया है। ES में ज़्यादातर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंस से सारे क्वेश्चन को पढ़ें तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कंसीडर, ऐसे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के सापेक्ष में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि क्या पूछना चाह रहा है। तो पहली बात इसने किया, देखिए, द जॉइंट इज नॉट हीटेड टू ए स्टेट ऑफ फ्यूजन। तो हम क्या करते हैं, दो वर्कपीस को जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या जॉइंट को हीट करते हैं कि नहीं हीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसने पूछा। फिर आगे कह रहा है नॉट प्रेशर इज यूज्ड, क्या हम गैस वेल्डिंग में प्रेशर का यूज करते हैं। तो फिर कह रहा है ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। तो ये देखिए कथन कितना आसानी से कह रहा है। पहली जब स्टेटमेंट 1 से हम लोग शुरू करते हैं तो द जॉइंट इज नॉट हीटेड टू ए स्टेट ऑफ फ्यूजन। जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, देखिए ऐसा देखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग सपोज करिए कि हमारा एक वर्कपीस ऐसा होता है, एक वर्कपीस ऐसा होता है, यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग टॉर्च लगाते हैं और यहाँ पे क्या फ्लेम बनाते हैं, यहाँ फिलर मेटल। तो ये फ्लेम क्या करती है, इस वर्कपीस को भी मेल्ट करती है, इसको भी मेल्ट करती है और फिलर मेटल को भी मेल्ट करती है और फ्यूजन जोन में वेल्डिंग होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गैस वेल्डिंग भी एक फ्यूजन वेल्डिंग है। लेकिन इसने ऑप्शन 1 में ये कहा, मतलब पहला पॉइंट ये कहा द ज्वाइंट इज नॉट हीटेड, जबकि यहाँ पे हीट हो रहा है ज्वाइंट, टू ए स्टेट ऑफ फ्यूजन, लेकिन यहाँ फ्यूजन हो रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है नॉट प्रेशर इज यूज्ड, एकदम एग्जैक्ट बात कह रहा है। गैस वेल्डिंग में हम कोई भी प्रेशर का उपयोग नहीं करते हैं, विदाउट प्रेशर हम इस पे वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। प्रेशर का उपयोग हम किस में करते हैं, जैसे हमारा हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। फिर आगे पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर एट 14 मेगापास्कल, 14 मेगापास्कल। तो एकदम एग्जैक्ट बात कह रहा है, हम सीमलेस स्टील सिलेंडर में ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं और प्रेशर लगभग 14 मेगापास्कल के अप्रॉक्स रखते हैं। ये भी पॉइंट हमारा क्या है, सही है। मतलब पॉइंट नंबर 2 भी हमारा सही है, पॉइंट नंबर 3 भी। पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, देखिए ये कह रहा है व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा हो जाए। तो कहाँ पे ज़्यादा होगी एसिटिलीन की मात्रा, जब ऑक्सीजन रेशियो एसिटिलीन हम 0.9:1 करेंगे तो यहाँ पर एसिटिलीन 1 kg होगी, ऑक्सीजन 0.9 kg होगा। मतलब एसिटिलीन आपकी क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स कौन सी फ्लेम की बात कर रहा है, रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसी की बात कर रहा है। व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिटिलीन यूज्ड, जब हम एसिटिलीन की मात्रा को ज़्यादा यूज करते हैं, एक्सेस में यूज करते हैं, देयर इज डिसाइडेड चेंज इन अपीयरेंस फ्लेम, तो उस फ्लेम में कुछ, उस फ्लेम के अपीयरेंस में चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है, चेंज होता है। फ्लेम की लंबाई बढ़ जाती है, फ्लेम का टेम्परेचर घट जाता है, तो उसके अपीयरेंस में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं।
तो इस तरीके से ऑप्शन 4 भी करेक्ट कह रहा है। मतलब इसमें 2, 3 एंड 4 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया था, देखिए जहाँ जहाँ 1 होगा उसे निगलेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन आपका सही जगह मिल जाएगा। 1 इसमें है, ये भी इनकरेक्ट, 1 इसमें है, ये भी इनकरेक्ट, 1 इसमें है, ये भी इनकरेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका IES 2007 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। एक गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं गैस वेल्डिंग टू ज्वाइन मीडियम कार्बन स्टील हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है ऑक्सीजन फ्लेम इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग टू ज्वाइन मीडियम कार्बन स्टील। जब कार्बन देखिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो उस समय क्या होगा, अगर मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील से हम वेल्डिंग कराएंगे तो वो ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरीके से वो हमारा मेटल को वीकर बना देगा। तो वहाँ पर मीडियम कार्बन स्टील के लिए भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड, ये कह रहा है मीडियम कार्बन स्टील के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग हो गया। आगे देखिए स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्रोड्यूस द मैक्सिमम टेम्परेचर एज कंपेयर्ड टू अदर फ्लेम। एकदम एग्जैक्ट बात बोला है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 3480 डिग्री होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम का 2900 से 3200 होता है और न्यूट्रल फ्लेम का 3200 होता है। तो इस तरीके से हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का होता है। ये इसमें केवल बी सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए करेक्ट, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली बी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका IES 2010 में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में देखिए ये कह रहा है इन गैस वेल्डिंग द मेटल टू बी ज्वाइंड। गैस वेल्डिंग में जो हम मेटल को ज्वाइंट करते हैं गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, क्या वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और कार्बोराइज्ड, जो हम गैस वेल्डिंग में मेटल को जोड़ते हैं तो क्या वो ऑक्सीडाइज्ड या कार्बोराइज्ड हो जाता है। तो आगे देखिए फिर अगला ऑप्शन कह रहा है द न्यूट्रल फ्लेम अफेक्टेड नो केमिकल चेंज ऑन मोल्टेन मेटल। तो देखिए ये भी कथन आपका सही कह रहा है और ये भी कथन स्टेटमेंट दोनों सही कह रहा है। पहले स्टेटमेंट में इन गैस वेल्डिंग मतलब गैस वेल्डिंग में द मेटल टू बी ज्वाइंट, जिस मेटल को हम ज्वाइंट करते हैं गेट्स ऑक्सीडाइज, अगर ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा रखेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और कार्बोराइज ऑक्सीजन की मात्रा को कम रखेंगे जैसे कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गई तो कार्बोराइज्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट द न्यूट्रल फ्लेम अफेक्ट नो केमिकल चेंज। तो ये तो हमने बताया ही था
कि न्यूट्रल फ्लेम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए उसका नाम न्यूट्रल फ्लेम रखा गया है, नो केमिकल चेंजेस। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। सी में क्या है, बोथ। ए में ओनली वन, बी में ओनली टू और सी में बोथ। IES 2012 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, 30 क्वेश्चन में द प्रपोर्शन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में प्रपोर्शन मतलब रेशियो होता है। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का अनुपात कितना होता है, 1:1, 1:1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या, बी इज करेक्ट, 1:1। IES 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था, अभी 2-4-5 साल पहले ही आया है। क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए कह रहा है। पढ़ते हैं कौन से स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन वेल्डिंग। जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गई तो ऑक्सीजन का एक्सेस तो होगा ही, 1.5 kg ऑक्सीजन लगेगी 1 kg एसिटिलीन को बर्न करने के लिए। तो कह रहा है इन सारे कंडीशन को पढ़िए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के रिस्पेक्ट में। आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है इट केसेस द वेल्ड बीड एंड द सराउंडिंग एरिया टू हैव ए स्क्यूमी अपीयरेंस। तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो हमारा वेल्ड एरिया जैसे एक फर्म अपीयरेंस होता है, फर्म मतलब एक जैसे झागदार होता है, उसी तरीके से एक स्क्यूमी अपीयरेंस बनता है। तो उस अपीयरेंस को हमारा किस में बनता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बनता है। क्यों बनता है, जो फर्म और फोम होते हैं, फर्म और फोम का मतलब झाग बनना। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा यूज करेंगे तो वो किससे, ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके H2O बनाएगा और वो H2O हमारा वेपर फॉर्म में झाग की तरह आगे निकलता है। उसी को हम लोग स्क्यूमी अपीयरेंस कहते हैं। तो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था, 1 छूट गया था। स्टेटमेंट 2 हम लोगों ने पढ़ा था, इट केस द वेल्ड बीड एंड द सराउंडिंग एरिया। जो वेल्डिंग का बीड होता है, यहाँ पर ये जो वेल्ड बीड है और इसके पास का, ये जो वेल्ड बीड है और इसके पास का जो सराउंडिंग एरिया होता है वो स्क्यूमी अपीयरेंस दिखाने लगता है। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 1 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर इट कंबाइन विथ मेनी मेटल टू फॉर्म हार्ड एंड ब्रिटल ऑक्साइड। तो एकदम एग्जैक्ट बात कह रहा है कि हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह क्या करता है, ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कंबाइंड होती है डिफरेंट टाइप के मेटल से कंबाइन होकर ऑक्सीडाइजिंग की लेयर बनाती है और उन मेटल को हार्ड भी कर देती है, ब्रिटल भी कर देती है, मतलब उनके ऑक्साइड बनाने लगती है। तो ये भी पॉइंट हमारा करेक्ट है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। 3 कह रहा है इट हैज़ गुड वेल्डिंग इफेक्ट इन वेल्डिंग ऑफ कॉपर ब्रास मेटल। तो ये तो हमने बार बार बताया है आपको कि कॉपर, ब्रास या गोल्ड मेटल की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सबसे बेस्ट होती है।
इसका मतलब हमारा पॉइंट 1, 2 एंड 3 तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन IES 2015 में आया था, 2015 में, अभी से 4 साल पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग प्रक्रम में न्यूट्रल फ्लेम इज द मोस्ट कॉमन फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम हमारी सबसे मोस्ट कॉमन फ्लेम होती है यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल सही बात कह रहा है। सबसे ज़्यादा वेल्डिंग में हम लोग अगर गैस वेल्डिंग की बात करें तो न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है न्यूट्रल फ्लेम हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ स्टेनलेस स्टील बीइंग वेल्डेड। तो ये हमारा कह रहा है कि न्यूट्रल फ्लेम जो हमारी होती है उसके अंदर टेंडेंसी होती है किससे, स्टेनलेस स्टील से रिएक्ट करने की। अच्छा, स्टेनलेस स्टील हमारा है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन परसेंटेज होगा, कार्बन परसेंटेज बहुत कम होगा, तो उसके रिएक्ट करने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिएक्ट करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब न्यूट्रल फ्लेम हमारी किससे, स्टेनलेस स्टील से रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए था ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी था ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी था बोथ। तो इसका ऑप्शन हम क्या लगा देंगे, बोथ लगा देंगे। IES 2016 में आया हुआ था। तो इस तरीके से ये हमने गैस वेल्डिंग पर IES से रिलेटेड अभी तक के जितने भी क्वेश्चन बने थे वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गेट एग्जाम से रिलेटेड अब तक जितने भी गैस वेल्डिंग पे क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर कुछ हम लोग RRB JEE पे भी क्वेश्चन को स्पेशल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग गेट एग्जाम से आए हुए सारे क्वेश्चंस को गैस वेल्डिंग के करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग वेल्डिंग टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन को करते हैं जो हमारा गैस वेल्डिंग पर रिलेटेड होगा, है ना। जैसा कि हम लोग गैस वेल्डिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे, तो आइए अब गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व किया था, तो अब हम लोग 33 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है फॉर गैस वेल्डिंग ए particular job using a neutral flame, the acetylene consumption was 10 लीटर। समझिए, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब की गैस वेल्डिंग करते समय न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग हम कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर जॉब की वेल्डिंग करते समय हम न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग कर रहे हैं जिसमें एसिटिलीन का कंजप्शन 10 लीटर है, 10 लीटर है। तो फिर कह रहा है द ऑक्सीजन कंजप्शन इन लेटर, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना होगा। अब आप जानते हैं न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कंजप्शन कितना होता है, रेशियो 1:1 होता है। तो जितना ऑक्सीजन खपत होगा उतना ही एसिटिलीन खपत होगा, या जितना एसिटिलीन खपत होगा उतनी ही ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगी। तो 10 लीटर अगर एसिटिलीन कंज्यूम होगी तो 10 लीटर ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगी।
ऑप्शन ए दिया था 5 लीटर, रॉन्ग। ऑप्शन बी दिया था 10 लीटर इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन गेट 1991 में आया हुआ था। तो इस तरीके से देखिए, ये 1991 में आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरफ वेल्डिंग प्रोसेस दिया है और एक तरफ हीट सोर्स दिया है। जो हम एनर्जी सोर्स देते हैं वही हमारा हीट सोर्स होता है। तो चलिए मैच कराते हैं, इसमें मैच कराना है हमें। देखिए ये दिया है थर्मिट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। फिर दिया है फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो अब हमें मैच कराना है कि इसमें कौन कौन से हीट सोर्स होता है। देखिए थर्मिट वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता था, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन चाहिए होता था। तो इसमें खोजिए, देखिए सेकेंड पॉइंट पे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से हमारा थर्मिट के लिए 2 मैच हो जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 6 दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 वाला 6 के सभी से मैच करेगा, 4 का 4 से ही मैच करेगा, लेकिन कुछ कौन सा मैच करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, थर्मिट वेल्डिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से मैच होगा। फिर देखिए सीम वेल्डिंग, जैसे हम लोग पढ़ते थे स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, तो ये सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं। तो वही ओम जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ देखिए ओमिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो सोर्स लगेगा वो किस में लगेगा, सीम वेल्डिंग में, मतलब बी का 4 हो जाएगा। फिर बात करेंगे एमआईजी वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। देखिए फिर बात करेंगे फ्रैक्शन वेल्डिंग। तो फ्रैक्शन वेल्डिंग में हम लोग मैकेनिकल पावर का उपयोग करते थे, मैकेनिकल पावर को लगा के हम फ्रैक्शन जनरेट करवाते थे, जिससे हमारा वर्कपीस वेल्ड हो जाता था। तो फ्रैक्शन वाले को हम लोग मैकेनिकल से मैच कर देंगे। अब देखें एमआईजी के लिए जब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हम लोग करते थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देते थे। ये सब आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं। तो इसीलिए एमआईजी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मैच हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का छठवां और चौथे का 5वां। तो ऐसा हमारा मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया था गेट कहाँ गया, ये क्वेश्चन आपका आया था ये गेट 1991 में, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेशियो ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो पूछ रहा है फॉर न्यूट्रल फ्लेम। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1:1, 1:1 होता है। तो देखिए 1:1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गेट 1994 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। तो हम जानते हैं 3 तरीके की फ्लेम होती है, चलिए नोट कर लेते हैं। हमारे पास देखिए 3 तरीके की फ्लेम होती है। पहली होती है कार्बोराइजिंग, दूसरी होती है न्यूट्रल और तीसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग। कार्बोराइजिंग का जो टेम्परेचर, यहाँ फ्लेम टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर 2900 से 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रल का
3200 और इसका 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से ये हमारा टेम्परेचर होता है। अब बात कर रहा है द टेम्परेचर ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इन गैस वेल्डिंग दैट ऑफ ए न्यूट्रल और एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यह ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम के कंपैरिजन में कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है लोअर, बी है हायर, सी है इक्वल और डी है अनमैच्ड। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर देखिए न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग से क्या होता है, लोअर होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट और डी भी इनकरेक्ट। गेट 2002 में आया हुआ था, 2002 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 कह रहा है ऐसा, इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ इनर कोन ऑफ द फ्लेम इज अराउंड। अराउंड की बात कर दिया तो अराउंड देखिए, ये जो हम लोग ऐसा फ्लेम टेम्परेचर बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो इनर कोन का टेम्परेचर होता है, ये इनर कोन का टेम्परेचर 3200 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अराउंड 3200 के आसपास ये मैच करता रहता है। इसका कितना होता है 2100 से 2300 और ये 1250 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होता है। तो ऑप्शन ए है 2550 रॉन्ग, ऑप्शन बी है 2900 गलत, ऑप्शन सी है 3200। तो ये अप्रॉक्स 3200 के आसपास वैरी करता है। गेट 2003 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मतलब निम्न को मैच करिए, निम्न को मैच करिए। तो मैच हमें कैसे करना है, ऐसे देखिए, ये कह रहा है PQRS, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को हमें इधर से मैच कराना है। तो जब हम मैच कराएंगे तो देखिए पहले दिया था, इधर हमारा मटेरियल दिया है और इधर हमारा वेल्डिंग प्रोसेस दिया है। तो हम कौन से मटेरियल के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस उपयोग करते हैं, ये हमारा दिया है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम एल्युमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो एल्युमिनियम की वेल्डिंग हमारी किसके थ्रू पॉसिबल होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है सोल्डरिंग, नहीं होता है, सोल्डरिंग में भी नहीं करते हैं, सोल्डरिंग में हम स्मॉल वायर को जोड़ते हैं। फिर कह रहा है थर्मिट, थर्मिट में भी नहीं होगा। फिर कह रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे TIG की बात कर रहा है। फिर कह रहा है लेजर बीम वेल्डिंग। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए हमारा ये मैच कराना है, किसका कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए PQRS ऐसे दिया गया है। तो इस तरीके से डाई स्टील किसके लिए होगा, कॉपर वायर किसके लिए होगा और टाइटेनियम सीट हमारी किसके लिए होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, किस मटेरियल के लिए कौन सी वेल्डिंग हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगी, मोर सूटेबल होगी। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम के लिए P, मतलब P के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, 2, 6, 4, 5। तो 2 पे क्या है, एल्युमिनियम के लिए सोल्डरिंग करते हैं, नहीं करते हैं। फिर P का 6 है, 6 का मतलब लेजर बीम वेल्डिंग करते हैं। फिर P का क्या है, 4 है, 4 का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन भी नहीं करते हैं। तो देखिए
P का 2 भी नहीं करते हैं, 6 भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर कहाँ गया 4 भी नहीं करते हैं। तो अब P का 5 का मतलब हम क्या करेंगे, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब हम एल्युमिनियम को किसके थ्रू जोड़ेंगे, TIG के थ्रू जोड़ेंगे। तो अब जब एल्युमिनियम का TIG हो गया, इसका मतलब एल्युमिनियम के लिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अच्छा अब देखिए, एक क्वेश्चन से हमारा पूरा आंसर मिल गया। इसका आंसर हो गया सी, आंसर करेक्ट आंसर सी हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिए यहाँ P का 4 है, Q का 1 है, मतलब जो डाई स्टील मटेरियल की वेल्डिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मेटल को डिपोजिशन हमारा कौन देता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग देता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब फिर दिया है इसमें देखिए R का 6, R मतलब हमारा कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर को हम किससे जोड़ रहे हैं, लेजर बीम वेल्डिंग से। इन सब से भी नहीं जोड़ेंगे, थर्मिट सोल्डरिंग और ये सब से नहीं जोड़ेंगे। फिर उसके बाद दिया है S, तो S का हमारा 2 दिया है। S का मतलब टाइटेनियम शीट, तो टाइटेनियम शीट को हम लोग सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, केवल अगर हमें पहला पता चल गया तो बाकी सारे आसानी से फाइंड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका गेट 2003 में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने 38 तक सॉल्व किया। अब बात करते हैं 39 की। 39 क्वेश्चन हमारा जो होगा ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। तो हमने आपको बताया हुआ था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है ना, इस तरीके से। तो चलिए इसमें खोजते हैं। देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ये लिक्विड स्टेट है। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी एक फ्यूजन वेल्डिंग है। तो इसका फ्रैक्शन वेल्डिंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। गेट 2007 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 नंबर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए ये कह रहा है, ऐसे देखिए गेट के क्वेश्चन होते हैं, लेंदी ज़रूर दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करें तो आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसी से सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। बस ये है कि टॉपिक हमें याद करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इन वेल्डिंग माइल्ड स्टील शीट, MS शीट की बात कर रहा है। जब हम MS शीट की वेल्डिंग करते हैं तो यूजिंग एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, तो हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन इज 8 लीटर। यदि उसे जोड़ने में एसिटिलीन 8 लीटर रिक्वायर्ड होगा तो द ऑक्सीजन कंजप्शन इज, ऑक्सीजन हमारा कितना कंज्यूम होगा। अब इसने फ्लेम का नाम तो लिया नहीं, आप कंफ्यूज कि साहब ये तो फ्लेम के नाम की बात नहीं कर रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, कार्बोराइजिंग होगा या न्यूट्रल फ्लेम होगा। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसने हमें हिंट दे दिया, ये किस मटेरियल को, माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए कह रहा है। अब जब ये माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए कह रहा है तो हम ये जानते हैं ये लो कार्बन और हाई कार्बन नहीं होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है। तो इसको हम लोग न्यूट्रल वेल्डिंग से या न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड करते हैं ताकि कोई भी केमिकल चेंजेस इसके अंदर नहीं आएगा। तो जब न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करेंगे तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है। अगर 8 लीटर एसिटिलीन चाहिए तो आपको तुरंत पता हो गया होगा कि 8 लीटर भी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका
गेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1998 में 2 मार्क में आया हुआ था, 2 नंबर में। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन इस मटेरियल की वजह से थोड़ा कठिन था, तो 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 कह रहा है, देखिए इधर क्या दिया है, देखिए मैच फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि सब वेल्डिंग प्रोसेस को मैच कराना है। इधर वेल्डिंग प्रोसेस दिया है और इधर हीट सोर्स दिया है। किस वेल्डिंग के लिए कौन सा हीट सोर्स हमारा रिक्वायर्ड होगा, चलिए मैच कराते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन ए पे थर्मिट वेल्डिंग दिया है। थर्मिट वेल्डिंग के लिए हम कौन सा हीट सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वही केमिकल चेंजेस जो हमारा होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यही हम लोग यूज करते हैं। तो थर्मिट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो ये हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती हैं, ओमिक रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो प्रोजेक्शन यानी बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर बात करेंगे MIG की और फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन के लिए मैकेनिकल वर्क हमारा लगता है, मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ता है, और MIG एक आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। तो इस तरीके से आप देखिए हमारा सॉल्व हो गया। A का 4, B का नहीं, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। तो ऐसे हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा देखिए गेट 1990 में आया हुआ था, 1990 में आया हुआ था। तो देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो कंपोजिशन होता है फॉर कटिंग ऑफ स्टील कंटेन मोर ऑक्सीजन। तो अगर हमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में स्टील की कटिंग करनी हो तो क्या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा लगेगी। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब हम स्टील की कटिंग करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रेशियो होता है 1.5:1। 1 kg एसिटिलीन को बर्न करने के लिए 1.5 kg ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। मतलब ऑक्सीजन आपका क्या होता है, मोर होता है। तो ये पूछा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। यस, ट्रू। ये क्वेश्चन आपका गेट 1994 में आया हुआ था। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है, देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शुड बी फेड। फेड मतलब बनने लगता है फॉर इफेक्टिव ऑक्सी फ्यूल कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो जब स्टेनलेस स्टील को हम काटेंगे तो किस टाइप का फेड पाउडर बनेगा, स्टील का ही फेड पाउडर बनेगा। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब हम एसिटिलीन बार बार याद आ रहा है ना, क्योंकि हमारा एसिटिलीन और ऑक्सीजन ही चल रहा है, तो ऐसा होता है। ये कह रहा है हमारा कि जब हम स्टेनलेस स्टील की कटिंग करते हैं तो उसमें जो पाउडर हमारा बनेगा वो कैसा फेड होगा, किस मटेरियल के रूप में फेड होगा। तो स्टेनलेस स्टील है तो स्टील के रूप में ही फेड होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए था स्टील, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी एल्युमिनियम, कॉपर, सिरेमिक, तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका गेट 2001 में आया हुआ था। तो अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखिए फिर क्या किया, इधर सारी वेल्डिंग दे दिया और इधर उनके एप्लीकेशन दे दिया, या कैसा मतलब किस टाइप की वेल्डिंग हमारी होती है। तो चलिए मैच कराते हैं।
और इसका इधर ऑप्शन दे दिया कि कौन सा हमारा सही होगा, PQRS और ABCD। आइए मैच कराते हैं, देखते हैं। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन गेट में पूछे ज़रूर गए हैं, ये IES के पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। ES में इस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग हमारा किससे मैच करेगा, डिफ्यूजन से, पोलैरिटी से, फोकसिंग से या काइनेटिक एनर्जी से। तो आप जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग में हमेशा पोलैरिटी बनती है, पोलैरिटी बनती है। पोलैरिटी का मतलब हमारा क्या होता है, चाहे स्ट्रेट पोलैरिटी बने चाहे रिवर्स पोलैरिटी बने, तो ये हमारा पोलैरिटी केवल और केवल आर्क वेल्डिंग में बनती है। मैंने बताया था आपको। तो ये आर्क वेल्डिंग मतलब पी का अच्छा देखिए, अगर हमें आंसर लाना हो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन का, तो देखिए गेट वाले भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक पॉइंट पे आप श्योर हैं तो बाकी का सारा पॉइंट आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, जैसा कि अभी इसमें हम लोगों को मिल गया था। इसमें भी चेक कर लेते हैं। ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए P का हमारा क्या आंसर होगा, 2 होगा। चलिए सेलेक्ट करिए P का 2 कहाँ है। P का देखिए 4 3 1 2। अच्छा देखिए P का 2 एक जगह मिल गया, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। जब ये तीनों रॉन्ग हो गए तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बाकी के 3 ऑप्शन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कितने फनी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस देखकर थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये हवा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, तो लोग क्या करते हैं स्किप करके पहले ऐसे वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन को खोजने लगते हैं। खैर ये तो उनकी चालबाजी होती है, लेकिन आपको क्या है कि पूरी वेल्डिंग पे भी कमांड करके जानी है, मतलब पूरे टॉपिक पे। मान लीजिए कि ऐसा अगर ना मिला तो फिर आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलिए आगे देखें। फ्रैक्शन वेल्डिंग के लिए हमारा क्या होता है, तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन हमारा क्यू पे है, तो क्यू पे हमारा क्या मैच किया था, 4 मैच किया था। तो फ्रैक्शन वेल्डिंग मतलब काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी। फिर देखिए आर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हमारा है, तो आर का हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, डिफ्यूजन होता है। मटेरियल को हम क्या करते हैं, जैसे फ्रैक्शन देते हैं तो आपस में वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज होकर वेल्ड हो जाते हैं, मैंने बताया था इसको। फिर लेजर बीम वेल्डिंग, तो लेजर बीम वेल्डिंग में क्या होता है, जो उसकी लेजर होती है वो फोकस करती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर फोकस करती है, वहीं पे फोकसिंग लेंस लगा होता है। तो इस तरीके से इसका 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा हमारा गेट 2001 में आया था। फनी टाइप का क्वेश्चन ये भी था, फनी टाइप का ये भी था। दोनों में अगर आपका एक पॉइंट पहला अगर सही है, इसमें भी देखिए आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम के लिए TIG वेल्डिंग आपको मिल गई, मतलब P का 5। तो यहाँ देखिए P का एक में P का 2, P का 6, P का 4, P का 5, ये 3 गलत और एक सही हो गया तो ऑटोमेटिक बाकी के भी सही होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों ऐसे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए गेट के क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में वन लाइनर क्वेश्चन गेट से ही पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आज तक कभी भी अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, हमेशा वो नए नए क्वेश्चन बनाता रहता है। हर साल अलग अलग IIT को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कभी IIT कानपुर कराएगा, कभी दिल्ली कराएगा, कभी जो है इस तरीके से अलग अलग IIT रुड़की कराता है, चेन्नई कराता है। तो इससे क्या होता है कि हर IIT की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब उसको मिलता है पेपर बनाने के लिए, तो वो ये देखता है कि आज से पहले जितनी बार गेट का एग्ज़ाम हुआ है, क्या उसमें सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसके क्वेश्चन से मैच तो नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख के वो लोग बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि गेट हर साल नए क्वेश्चन का आविष्कार करता है, ऐसा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 की बात करते हैं। आविष्कार का मतलब केवल थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता है, अब ये नहीं है। आप कहने लगे कि बिल्कुल वो। चलिए 45, विच पेयर अमाउंट द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस यूज हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। कौन से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम बाहरी सोर्स से हीट का उपयोग करते हैं।
कौन से एक्सटर्नल, देखिए विच पेयर, पेयर मतलब हमें जोड़ा बनाना है, तो जैसे जोड़ा दिया था P का डिफ्यूजन वेल्डिंग, फिर दिया था फ्रैक्शन वेल्डिंग, फिर दिया था अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फिर दिया था फोर्ज वेल्डिंग। तो इस तरीके से PQ और ये दिया था RS। तो हमें देखता है कौन कौन से वेल्डिंग में, कौन कौन से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बाहर से हीट का प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखिए जो डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग में भी हम क्या करते हैं, क्या बाहर से हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं? तो बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं। एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ से मटेरियल डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन वेल्डिंग होती है। देन हमारा होता है, मतलब इसका P भी करेक्ट होगा। और उसके बाद फ्रैक्शन वेल्डिंग में बाहर से सोर्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं, आपस में ही वर्क पीस को फ्रैक्शन करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में भी हम कोई बाहर से हीट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमारा है फोर्ज वेल्डिंग, तो फोर्ज वेल्डिंग में हम बाहर से हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा डिफ्यूजन और फोर्ज वेल्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए यानी कि P और S सही होगा। तो देखिए P और S ऑप्शन हमारा D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गेट 2008 में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में भी फिर वही देखिए, अब हो सकता है ऐसा फनी टाइप का क्वेश्चन रहे, या हो सकता है इसमें हमें सबको पढ़ना पड़ जाए। तो अब ये नहीं कि हमें 2 फनी टाइप के मिल गए तो हमें इजी मिल गए तो सब उसी तरीके के मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैच कराते हैं। इधर हमारी सारी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी दिया है और इधर हमारे उनमें यूज होने वाले इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इधर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दिया था, तो हम TIG में ही तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें S का 1 मैच करा दें, आइए देखिए यहाँ देखिए फनी का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। S में 1 3 जगह मैच कर रहा है, मतलब अच्छा एलिमिनेट करना सीख लीजिए थोड़ा सा। इसका मतलब चौथे पे हमें विचार नहीं करना है। इस तरीके से अब 3 में ही हमें अगर तुक्का भी लगाना हो तो एलिमिनेशन रूल यही होता है। जो सिविल सर्विस वाले IAS वाले यही रूल लगाते हैं एलिमिनेशन का, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर अब हम बात करेंगे जॉइनिंग ऑफ थिक प्लेट। मोटी प्लेटों की वेल्डिंग हमेशा हम देखिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है। तो इलेक्ट्रो स्लैग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हमारी ऐसी होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा मोटी प्लेट की वेल्डिंग कर सकते हैं। लगभग 400 mm मोटी प्लेट की वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रो स्लैग को हम किससे जोड़ दें, ज्वाइनिंग ऑफ थिक प्लेट, यानी R का हम क्या कर दें 2 कर दें। तो R का 2 कर दें। तो अब यहाँ देखिए अगर हमें इन तीनों में सेलेक्ट करना था तो R का 2 यहाँ मिल गया, यानी ये दोनों भी रॉन्ग हो गए। अब हमें देखिए ऑटोमेटिक दिखाई देने लगा कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन रूल होता है, लेकिन आपको पूरी आनी चाहिए चीज़ें, है ना। जैसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब MIG होता है। MIG में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, तो अब फ्रैक्शन वेल्डिंग का हमारा होता है ज्वाइनिंग सिलेंड्रिकल डिसिमिलर प्लेट्स होती है। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, एक दूसरे को हम रोटेट कराते हैं। आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था फ्रैक्शन वेल्डिंग में सिलेंड्रिकल शेप के वर्कपीस की वेल्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका किस एग्ज़ाम में आया था, ये भी आपका गेट का ही क्वेश्चन था, इसमें अभी मैंने लिखा नहीं है ना। गेट 2012 के आसपास का क्वेश्चन था, तो ठीक है देख लीजिएगा। ये है कि ये श्योर है कि ये भी क्वेश्चन आपका किसका था, गेट एग्ज़ाम का ही था। और अप्रॉक्स या तो 2011 होगा या 2010 या 2012 के आसपास होगा। खैर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 कह रहा है इन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठोस वेल्डिंग में द कंटामिनेशन लेयर्स बिटवीन द सरफेस टू बी वेल्डेड। जो हम सरफेस को वेल्ड कर देते हैं, तो वेल्ड करने के बाद सपोज करिए
कि ये हम ऐसे सरफेस को वेल्ड कर दिए। अब यहाँ पे जो वेल्ड करने के बाद ये जो सरफेस बनेगी इस तरीके की, तो यहाँ पे देखिए ऐसी सरफेस प्रोड्यूस होगी। ये जो सरफेस हमारी प्रोड्यूस होगी तो उसी की बात कर रहा है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है। हमने आपका लिक्विड स्टेट का एग्जांपल दे दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो द सरफेस टू बी वेल्डेड आर रिमूव्ड बाय, तो उसके ऊपर जो सरफेस क्रिएट हो जाती है उसे हम कैसे रिमूव करते हैं, तो तोड़कर रिमूव करेंगे। और तोड़कर जब रिमूव करेंगे तो कोई भी चीज़ रिमूव तभी होगी जब वो अपने प्लास्टिकली डिफॉर्म होगी। अगर इलास्टिक डिफॉर्म होगी तो वो रिकवर हो जाएगी। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है एल्कोहल के माध्यम से, तो हम एल्कोहल से रिमूव नहीं करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो यस करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका गेट 2014 में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ द प्रोसेस। ऑप्टिमल कंडीशन के लिए मतलब एक सही अवस्था के लिए जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे तो टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड बाय ए कॉपर वर्कपीस के लिए इन फ्यूजन वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेल्डिंग का होता है, वेल्डिंग के बाद ब्रेजिंग का होता है, ब्रेजिंग के बाद सोल्डरिंग का होता है। तो यही है टेम्परेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा था। इसमें दिया है वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये रॉन्ग है। हमारा टेम्परेचर ऑर्डर क्या होता है, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग होता है। तो सर्च करिए, चलिए ऑप्शन सी है वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम लोग कह सकते हैं दावे के साथ कि वेल्डिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन से सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये टोटल इतने क्वेश्चन अब तक गेट में आए हुए थे। और इसके पहले हमने जो अभी ईएस का क्वेश्चन करवाया, तो हम उसमें भी कह सकते हैं दावे के साथ कि ईएस में अब तक गैस वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ आरआरबी जेईई में, देखिए आरआरबी जेईई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपके कुछ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, वेल्डिंग इक्विपमेंट से भी पूछे जाते हैं, सेफ्टी से भी पूछे जाते हैं, डिफेक्ट से भी पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद थोड़ा सा आरआरबी जेईई से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जिससे हमारा गैस वेल्डिंग का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नई वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जिससे हम लोग सोल्डरिंग, ब्रेजिंग बचा हुआ है और कुछ हम लोगों का वेल्डिंग इंस्पेक्शन और वेल्डिंग टेस्टिंग बचा है और वेल्डिंग डिफेक्ट बचा है। तो चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आरआरबी जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आरआरबी जेईई से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने टॉपिक गैस वेल्डिंग से रिलेटेड, है ना। अभी तक हम लोगों ने ईएस का क्वेश्चन करा, गेट का क्वेश्चन किया, अब आरआरबी जेईई के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए आरआरबी जेईई के जो क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे हम बात करें, हम लोगों ने 48 नंबर तक कर लिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 49 में कह रहा है इन फ्लेम कटिंग। फ्लेम कटिंग का मतलब गैस कटिंग ऑपरेशन होता है, गैस की फ्लेम से मेटल को काटा जाता है। तो इन फ्लेम कटिंग विच फ्लेम इज यूज्ड, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग का उपयोग किया जाता है फ्लेम कटिंग के लिए, है ना। तो इसीलिए पहला दिया है कार्बोराइजिंग रॉन्ग, न्यूट्रल रॉन्ग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2008 में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है फ्लेम कटिंग आल्सो नोन एज। तो फ्लेम कटिंग को हम गैस कटिंग के नाम से जानते हैं। तो अब उसमें देखिए कौन कौन सी गैस कटिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के नाम से जानते हैं, ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि एसिटिलीन गैस को ही हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑक्सी फ्यूल कटिंग के नाम से भी उसे हम जानते हैं। तो पहला कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। ऑप्शन बी ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन सी ऑक्सीजन बर्निंग, ये भी करेक्ट हमारा है, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की हम क्या करते हैं, फ्लेम बनाकर वर्कपीस को काटते हैं। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में आया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ फ्लेम कटिंग, फ्लेम कटिंग के निम्न में से क्या क्या एडवांटेज हैं, फ्लेम कटिंग के निम्नलिखित में से क्या क्या लाभ या एडवांटेज हैं। तो देखिए पॉइंट 1 कह रहा है, मतलब ऑप्शन ए इफेक्टिव एंड लो कास्ट। तो हम लोग गैस का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसिटिलीन गैस सस्ती होती है, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो हमने बताया भी है कि यह इफ़ेक्टिव होती है और इसकी कॉस्ट लो होती है अदर ऑपरेशन के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में। सेकेंड बात कह रहा है कट मेटल इन 2 स्मॉल शेप, बिल्कुल सही बात है, मेटल को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है। तो इसका ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन सी कह रहा है ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। आरआरबी एसएससी इलाहाबाद 2012 सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलाहाबाद आरआरबी में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इन गैस वेल्डिंग में कंबस्चन टेक्स प्लेस बाय मेकिंग ऑक्सीजन विथ। तो गैस वेल्डिंग में जो कंबस्चन होता है वो किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर। जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एसिटिलीन को मिलाया जाता है, तभी तो कंबस्चन होगा। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए घुमाया कहाँ है, टेक्निकल पॉइंट इसमें कहाँ है, आप एसिटिलीन कहीं खोजिए नहीं है। तो इसमें क्या है, फ्यूल गैस दिया है, फ्यूल गैस, तो एसिटिलीन एक्ट एज ए फ्यूल गैस। यस, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2009 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम यूज्ड टू इम्पॉसिबल इन वेल्डिंग। फ्लेम में ऐसी कौन सी फ्लेम होगी जो वेल्डिंग के लिए इम्पॉसिबल होगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए कौन सी फ्लेम इम्पॉसिबल होगी। सॉफ्ट फ्लेम बिल्कुल पॉसिबल होगी लाइट वर्कपीस के लिए। न्यूट्रल फ्लेम इज आल्सो पॉसिबल। डिटोनेशन फ्लेम, विस्फोटक फ्लेम हमारी क्या है, कभी भी यूज नहीं की जाती है। अगर विस्फोटक फ्लेम का उपयोग करेंगे तो बार बार विस्फोट होगा और वर्कपीस वेल्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए मैंने इन दोनों को सही किया है, तो सही का मतलब ये आंसर सही, बाकी इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये पूछा है कौन सी फ्लेम इम्पॉसिबल है, तो डिटोनेशन फ्लेम का उपयोग इम्पॉसिबल होता है। और डिटोनेशन क्यों होता है, क्योंकि एसिटिलीन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। अगर वो बाहर छोड़ दी जाए एयर में तो वह एयर के साथ रिएक्ट करके क्या होती है, विस्फोटक बनाती हैं। इसीलिए उसे हम ऐसे सिलेंडर में हाई प्रेशराइज करके रखते हैं एसीटोन के साथ मिक्स करके।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था RRB JEE 2010, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंशियल कैरेक्टर ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम का विभिन्न चरित्र क्या है? चरित्र मतलब उसके गुण या उसके एडवांटेज क्या हैं। चलिए तो देखिए, पॉइंट 1 कह रहा है टू इंटरनल फ्लेम कोन एंड 1 आउटर पार्ट। तो यही तो होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसा इस तरीके का, यहाँ से जब ऐसी फ्लेम हमारी बनती है तो पहला आउटर इनवलप बनता है, उसके बाद एक मिडिल कोन बनती है और एक देखिए इंटरमीडिएट कोन और इनर कोन। तो इसमें क्या होगा, 2 इंटरनल कोन बनेंगी और एक आउटर बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या कहा है, 2 इंटरनल फ्लेम कोन। कोन की बात जरूर देखिएगा, यहाँ कोन बनेगा एंड 1 आउटर पार्ट, ये हमारा करेक्ट होगा। बाकी अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रहा है, 2 फ्लेम कोन एंड 1 आउटर पार्ट। ये कह रहा है 2 फ्लेम कोन, तो गलत कह रहा है। 2 इंटरनल फ्लेम कोन बनती है, अंदर 2 फ्लेम कोन बनती है। बाकी अगर केवल फ्लेम कोन की बात करेंगे तो एक फ्लेम कोन ये बनता है, एक फ्लेम कोन ये बनता है, एक फ्लेम कोन ये बनता है। तो केवल फ्लेम कोन की बात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। RRB JEE 2012 में आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। कौन से वेल्डिंग के लिए? चेक कर लीजिए, ये कह रहा है फेरस मेटल के लिए बिल्कुल किया जाता है। ये कह रहा है नॉन फेरस मेटल के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। ये कह रहा है इन कटिंग, तो कटिंग में हम करते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होती है, चाहे वो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन की 3 कैटेगरी होती है, इसने उसको कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया। तो हम देखेंगे तीनों में से हर फ्लेम का उपयोग या कोई ना कोई फ्लेम का उपयोग इन तीनों ऑपरेशन के लिए सुटेबल है। ये क्वेश्चन RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम इज राइट फॉर प्री हीटिंग ऑफ कटिंग। तो याद रख लीजिएगा, इसको मैंने पढ़ाते वक्त नहीं बताया था, ये पॉइंट मिस हो गया था। देखिए विच, ऐसे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम इज राइट मतलब सही होती है प्री हीटिंग ऑफ कटिंग। तो कटिंग से पहले जो कटिंग करते समय फ्लेम प्री हीट करती है, वो कौन सी फ्लेम यूज होती है? तो हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग हर जगह मोर प्रोबेबल कहते हैं। इसीलिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्लेम में या कटिंग करते हैं तो वर्कपीस को प्री हीट करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग करते हैं। RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में आया हुआ था। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच मटेरियल ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम के थ्रू कौन से मटेरियल की वेल्डिंग की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। माइल्ड स्टील को भी हम न्यूट्रल फ्लेम से कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए स्पीड स्टील, इसको भी न्यूट्रल फ्लेम से कर सकते हैं। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर आर आल्सो वेल्डेड। कॉपर को भी हम न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012। अब ये बोर्ड हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, कोई भुवनेश्वर में आया है, कोई मुंबई में आया है, कोई मालदा में आया है, कोई चंडीगढ़ में आया है, कोई इलाहाबाद में आया है। तो इलाहाबाद वाला हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि इलाहाबाद का थोड़ा सा नज़दीक है, अच्छा लगता है, अच्छा बोर्ड है ना, प्यारा बोर्ड है। चलिए, प्यारा का मतलब उससे हम लोगों का लगाव है, जैसे हमारा पर्सनल लगाव है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। 58 का मतलब ये है, ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो देखिए ये जो इनर कोन होती है, इनर ल्यूमिनस कोन का टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है। तो यही पार्ट की बात किया तो पहला ही ऑप्शन है इनर कोन, दूसरा था मिडिल पार्ट मतलब ये, तीसरा था आउटर कोन मतलब ये, चौथा था नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनर कोन। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। 59 कह रहा है What makes acetylene when mixed with air। तो जब एसिटिलीन एयर के साथ मिक्स होगी तो विस्फोट करेगी, डिटोनेशन बनाएगी। ये याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग एसीटोन के साथ सेचुरेट करके रखते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ऑप्शन बी आइडियल मिक्सचर, रॉन्ग हो जाएगा, कोई आइडियल मिक्सचर नहीं बनेगा। इम्पार्टियल मिक्सचर, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी गलत। ये क्वेश्चन DMRC JEE 2013 दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कटिंग टॉर्च। तो जो हम गैस कटिंग टॉर्च का उपयोग करते हैं वो पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए पहली बात है गैस फ्लेम, कहाँ गया, हाँ हैंडल, तो टॉर्च हैंडल का उपयोग हम करते हैं। दूसरी बात कर रहा है हॉज पाइप, तो गैस की सप्लाई के लिए हॉज पाइप का भी उपयोग या यूज हम करते हैं। तीसरी बात कर रहा है इलेक्ट्रोड, कहाँ इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोड का उपयोग हम लोग वेल्डिंग में करते हैं। चौथी बात कर रहा था इंजेक्टर, इंजेक्टर भी हम किसके लिए यूज करते हैं, गैस कटिंग के लिए। गैस वेल्डिंग में इंजेक्टर का उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, गैस कटिंग में इंजेक्टर का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी SSC 2010 में आया था। चलिए SSC नहीं SSE है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये कह रहा है गैस फ्लेम कटिंग माइल्ड स्टील। अगर हम माइल्ड स्टील को काटना चाहें सक्सेसफुली हम काटना चाहें तो अप टू कितना mm तक काट सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 0.5 mm से 2000 mm तक आसानी से स्टील को काट सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करिए। पहला दिया है 10 से 50 mm, रॉन्ग। 1 से 100 mm, रॉन्ग। 150 से 1000 mm, रॉन्ग। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, 0.5 mm से 2000 mm। डेटाबेस क्वेश्चन था, ये आया था BMRCL 2019, बॉम्बे मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बॉम्बे मेट्रो में आया था 2019 में, मतलब अभी पिछले ईयर में। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है
हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व आल्सो नोन एज। तो हमने अभी लेक्चर में आपको बताया था जो वाटर सील का उपयोग करते हैं वो हाइड्रोलिक वाटर के बैक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाटर सील का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाटर सील। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आरआरबी जेई 2008 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक गैस वेल्डिंग। अच्छा, बैक गैस वेल्डिंग का मतलब क्या होगा, जो सॉरी जो एसिटिलीन हमारी सप्लाई करके हॉज पाइप में जा रही है तो वहाँ से वो बैक प्रेशर देने लगे, मतलब वो रिटर्न होने लगे किसमें, एसिटिलीन जनरेटर में, तो उसे हम बोलेंगे बैक गैस वेल्डिंग। अब वो कहाँ से हो रही है, नोजल बैक फायर प्रिवेंटेड बाई। तो हम बैक गैस वेल्डिंग को रोकने के लिए हम लोग सेफ्टी पिन का उपयोग कर रहे थे, तो यही तो हमारी है। ये है लॉक पिन। लॉक पिन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेफ्टी पिन का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ से ऐसे सेफ्टी पिन लगी होंगी तो इसको ये रोकने में मदद करेगा। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन का उपयोग करते हैं। DMRC जेई 2017, 2 साल पहले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय गैस प्यूरिफायर। तो जो एसिटिलीन गैस होती है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए गैस प्यूरिफायर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी गैस प्यूरिफायर का उपयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का भी उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इसका ऑप्शन होगा आल। इम्प्यूरिटीज को दूर करने के लिए, अशुद्धियों को प्रिवेंट या रोकने के लिए किससे, एसिटिलीन गैस से इन सब का उपयोग करते हैं। आरआरबी जेई इलाहाबाद 2012 फिर से आ गया, फेवरेट बोर्ड इलाहाबाद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहा है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस हम दे रहे हैं, सीरीज कनेक्शन में एक सिलेंडर को हम लोग जोड़ते जाएंगे ऑफ मेनी गैस सिलेंडर। हमने बताया कि सीरीज में एक साथ कई सिलेंडर को जोड़ देंगे, जिससे एक सिलेंडर जब खत्म होगा तो दूसरे की पाइप सप्लाई शुरू हो जाएगी, दूसरे का खत्म होगा तो तीसरे की शुरू हो जाएगी। मतलब जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इस तरीके से सीरीज में सिलेंडर को लगाते हैं। और कैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लगाते हैं, सिलेंडर मैनिफोल्ड। चलिए तो ये कह रहा है टू प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सीरीज कनेक्शन ऑफ मेनी गैस सिलेंडर फॉर लार्जर गैस वेल्डिंग। देखिए अधिक गैस वेल्डिंग के लिए, लार्जर गैस वेल्डिंग के लिए जॉब इज कॉल्ड। तो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर मैनिफोल्ड, चेक करिए, गैस टैंक नो, सिलेंडर जनरेटर नो, हॉज पाइप नो, किसका यूज करेंगे, सिलेंडर मैनिफोल्ड। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग equipment used when larger amount of acetylene
कंजप्शन। मैंने आपको लेक्चर के समय पढ़ाया था कि जब एसिटिलीन की खपत बहुत ज़्यादा हो तो हम वहीं पर एसिटिलीन बनाना शुरू कर देते हैं और किसको, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डुबो देते हैं तो वो टूट जाता है, वहाँ से एसिटिलीन बनने लगती है और उसे एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है जो 2 पार्ट में बनाया जाता है। उस कंटेनर का नाम होता है एसिटिलीन जनरेटर। वो एसिटिलीन को जनरेट कर रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का मतलब वही था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट, कौन से गैस वेल्डिंग का इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे जब लार्जर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंजप्शन, बहुत अधिक मात्रा में एसिटिलीन की आवश्यकता होगी तो हम एसिटिलीन जनरेटर का उपयोग करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन जनरेटर आर करेक्ट ऑप्शन। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है विच ब्लो पाइप विल बी यूज्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस प्रेशर आर इक्वल। समझिए, विच ब्लो पाइप, तो जो ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रेशर इक्वल होता है तो हाई प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा एचपी का मतलब हाई प्रेशर ब्लो पाइप का उपयोग हम करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में आया हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। ये कह रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूजिबल प्लग इन एसिटिलीन सिलेंडर। देखिए एसिटिलीन सिलेंडर सपोज करिए ऐसा होता है, उसके नीचे एक फ्यूजिबल प्लग लगा होता है। जैसे आप कुकर देखते हैं, आपके कुकर के हैंडल के बीच में एक फ्यूजिबल प्लग लगा होता है। अगर कुकर की सीटी सपोज करिए वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स वगैरह फंस जाएंगे तो वो वहाँ से अगर गैस ना रिलीज करे तो कुकर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब उस प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, अगर फ्यूजिबल प्लग वहाँ नहीं लगा होगा तो पूरा कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस फ्यूजिबल प्लग का जो मेल्टिंग टेम्परेचर रखा जाता है उस कुकर के बॉडी के मेल्टिंग टेम्परेचर से लो रखा जाता है, ताकि पहले हमारा फ्यूजिबल प्लग फ्यूज हो जाए या फेल कर जाए, जिससे पूरा कुकर भी हमारा सुरक्षित रहे और उसके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से एसिटिलीन सिलेंडर के बॉटम में एक फ्यूजिबल प्लग लगाते हैं ताकि एसिटिलीन हमारी सेफ्टी रहे, वो इन्वायरमेंट में जाकर मिक्स ना हो, नहीं तो क्या बनाएगी, डिटोनेशन बनाएगी, है ना। तो इसीलिए उस फ्यूजिबल प्लग का टेम्परेचर याद रखिएगा 104 होता है, 104 डिग्री होता है। 104 का मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्यूजिबल प्लग का मेल्टिंग टेम्परेचर। आरआरबी जेईई 2009 में आया हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने गैस वेल्डिंग टॉपिक को अच्छे से कवर किया और उस गैस वेल्डिंग से रिलेटेड जेईई में, एई में, गेट में और आईईएस के सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम लोग ये दावे से कर सकते हैं कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कवर किया विद सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जब इसका आप रिवीजन करेंगे तो ये एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्ज़ाम में गैस वेल्डिंग से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, मतलब हमारा जैसे वेल्डिंग इंस्पेक्शन टॉपिक बचा हुआ है, वेल्डिंग टेस्टिंग बचा हुआ है, और उसके बाद वेल्डिंग जॉइंट में कुछ क्रैक्स डेवलप होते हैं, मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वेल्डिंग डिफेक्ट हमारे बचे हुए हैं। तो हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक बचा है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग ऑपरेशन। जब इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पूरा वेल्डिंग ऑपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो बचे हुए पार्ट हैं पहले उसको पढ़ेंगे, फिर उन सभी बचे हुए पार्ट का एक अलग से लेक्चर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बनाएंगे।
तो इस तरीके से हमारा पूरा वेल्डिंग टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।